नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पाई शक्ति बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा के 13वें दिन कहां से गुजरी है यात्रा, किस तरीके से मिला है जन समर्थन, बताएंगे पूरी अपडेट। इसी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सचिन पायलट भी पहुंचे हैं दोस्तों, उनका भी जोरदार स्वागत किया गया है। इसी के साथ में सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को दिल्ली तलब किया, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद पर होने वाला है कुछ बड़ा खेला, बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में विधायक दल की बैठक देर रात बुलाई गई है, मुख्यमंत्री ने विधायकों से क्या की है बातें, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में केरल से सीधा दिल्ली के लिए निकल गए हैं केसी वेणुगोपाल, बताएंगे उनको क्यों बुलाया गया है दोस्तों। इसी के साथ में राजस्थान के अंदर गाय ले जाकर विधानसभा में विरोध करने वाले भाजपा नेता को पड़ गया भारी, रस्सी छुड़ाकर भाग गई गाय, हो गई बीजेपी नेता की किरकिरी, पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से सफल है, इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर संबित पात्रा के रिस्पॉन्स से आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से जनता अपना प्यार कांग्रेस पार्टी को दिखा रही है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए दोस्तों। इसी के साथ में छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा को तगड़ा झटका दिया कांग्रेस पार्टी ने और कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है, वहीं पर समाजवादी पार्टी को एक और झटका उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी दिया है दोस्तों। वहीं पर आरएसएस से जुड़े पत्रकार को सिर तन से जुदा करने के मामले पर भी बड़ा खुलासा हुआ है, अपने लोगों ने ही देश के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश की, गिरफ्तार कर लिया गया है, बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर जल्द निर्णय लेने से पार्टी को बहुत फायदा मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए आप लोग किससे बेहतर उम्मीदवार समझते हैं, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या फिर केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर, किसको समर्थन करते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। आप इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के 13वें दिन कांग्रेस पार्टी ने 20 सितंबर यानी बीते दिन अपनी पदयात्रा शुरू की एक्सरे बाईपास जंक्शन से, जहां से उन्होंने अपनी यात्रा 6:30 बजे शुरू की है, 11 बजे तक पदयात्रा एनएसएस बिल्डिंग तक पहुंची है दोस्तों। उसके बाद 4:30 बजे फिर से पदयात्रा को शुरू किया गया है और 7 बजे ये पदयात्रा पहुंची है अरूर जंक्शन पर, जहां पर नाइट स्टे किया गया है कोची यूनिवर्सिटी में, और इसी दौरान राहुल गांधी ने जनता को संबोधित भी किया है। वहीं आपको बताते चले कि एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सचिन पायलट पहुंचे कोचीन, उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का भी उमड़ा है जोरदार सैलाब और जमकर लोगों ने खुशियां जाहिर करते हुए सचिन पायलट का स्वागत किया है दोस्तों। आपको बता दें कि सचिन पायलट केरल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं पर अशोक गहलोत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को आज दिल्ली बुलाया है दोस्तों, यानी राजस्थान से सीधे दिल्ली पहुंचने वाले हैं और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी। आपको बता दें कि 22 सितंबर यानी कल से कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा जाएगा और इसीलिए सोनिया गांधी ने 2 बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है, एक और अशोक गहलोत दिल्ली आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल को भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से सीधा दिल्ली तलब किया गया है दोस्तों। इन दोनों नेताओं से बातचीत की जाएगी और ये लगभग तय हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को संभालेंगे, इस तरीके की चर्चाएं चल रही है दोस्तों। वहीं पर आज इसका अंतिम ऐलान हो जाएगा दोस्तों, यानी अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे दोस्तों। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे, तो इसको लेकर भी जो चर्चाएं चल रही है वो लगभग क्लियर होने लगी है, क्योंकि अचानक से अशोक गहलोत ने देर रात 10 बजे अपने पार्टी के विधायक दलों की बैठक बुलाई है दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जो साफ तौर पर ये संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं राजस्थान के अंदर वो अपना मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ेंगे और जीतना उनका लगभग तय है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क के अंदर नाम्बिया से लाए गए तकरीबन 8 चीतों को छोड़ा गया था दोस्तों, और इस दौरान जमकर मीडिया कवरेज की गई थी और तरह तरह से फैक्ट पेश किए जा रहे थे और एक तरीके से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही थी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों से, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को जो बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाया गया, उसी दिन चीतों को छोड़कर ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। और ऐसे में दोस्तों जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि चीतों को लेकर भाजपा सरकार बड़े ढोल पीट रही है, लेकिन राजस्थान और गुजरात के अंदर इतनी बुरी स्थिति है कि गायों की मौत लगातार हो रही है लंपी वायरस के कारण, लोगों के पशुधन का काफी नुकसान हो रहा है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने विरोध करने का नया तरीका अपनाया और राजस्थान विधानसभा के 7वें सत्र की कार्रवाई सोमवार को शुरू की गई दोस्तों। और इस दौरान बीजेपी के विधायक लंपी वायरस से गायों की मौत का मुद्दा बनाने के लिए सरकार का विरोध करने के लिए गाय को पकड़ कर लेके आए और मीडिया के सामने देने लगे भाषण, जिसके बाद गाय को यह भाषण पसंद नहीं आया और बीजेपी के नेता से अपना रस्सी छुड़वाकर भाग गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जमकर आलोचना हो रही है दोस्तों। बीजेपी के विधायक सुरेश रावत गाय को पकड़कर लेकर आए थे और मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जिसके बाद ये खबर सामने आई है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल है, इसको लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। सफलता भारत जोड़ो यात्रा का इसी बात से नापा जा सकता है कि संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता है और राज्यसभा के सांसद, उन्होंने
राहुल गांधी की इतनी सारी भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें हैं, उनमें से एक तस्वीर उठाई है जिसमें राहुल गांधी एक बच्ची का हाथ पकड़ के पद यात्रा कर रहे हैं दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि बच्ची मुस्लिम समुदाय से है और उसने हिजाब पहन रखा है। और इसी पर संबित पात्रा ने फोटो लगाते हुए कहा कि जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टिकरण कहलाता है। संबित पात्रा के इसी बयान पर रेडियो जॉकी साइमा की तरफ से बयान देते हुए कहा गया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। इस तरीके से लिखकर दोस्तों उन्होंने संबित पात्रा का जवाब दिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि संबित पात्रा जैसे लोग जो तस्वीरों को छांट कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी के अंदर टेंशन है। और इस तरीके के रिस्पॉन्स से ऐसा समझा जा सकता है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को ज्यादातर हिंदू विरोधी यात्रा साबित करने में जुटी हुई है बीजेपी। और कई सारे ऐसे मामले उठाए हैं दोस्तों हाल फिलहाल के अंदर जो साफ तौर पर दिखाता है कि पोलराइजेशन का इस्तेमाल किया जाएगा और भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को तगड़ा झटका दिया है दोस्तों, जिसमें एक बड़े नेता को भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक साल से कम का समय अब बचा है छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर। बीजेपी के सांसद संतोष पांडे के चचेरे भाई विजय पांडे ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। विजय पांडे करवदा जिला व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे और विजय पांडे कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे दोस्तों, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। विजय पांडे को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया से कहा कि जो भी आना चाहता है उसका स्वागत है, सबके लिए दरवाजा खुला है। विजय पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों से प्रभावित होकर और कबीरधाम जिले में हो रहे विकास को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, हम उनका स्वागत करते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक छोटे लाल गंगवार समेत समाजवादी पार्टी के कई और नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए दोस्तों। इससे पहले वाराणसी के अंदर तकरीबन 50 नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और सारे समाजवादी पार्टी के थे। इस बार समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक छोटे लाल गंगवार समेत समाजवादी पार्टी के ये कई नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार अच्छी खबरें आती जा रही है। लगातार एक के बाद एक नेता थोक के भाव कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और खासकर उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत दे रही है दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट ये है कि आरएसएस से जुड़े पत्रकार को सिर तन से जुदा करने की धमकी देने वाला उसका दोस्त ही निकला है। यानी आरएसएस के 5 जन्य पत्रिका के पत्रकार निशांत आजाद द्वारा बीते दिनों दर्ज कराए गए एक केस में कहा गया था कि उन्हें व्हाट्सएप पर एक व्यक्ति के द्वारा अनजान व्यक्ति के द्वारा सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन जब जांच की दोस्तों तो वो भी हक्के बक्के रह गए और पत्रकार निशांत आजाद को जो धमकी मिल रही थी वो उनके ही दोस्त के द्वारा धमकी दी जा रही थी। यानी प्राण प्रिय नाम का ये व्यक्ति है जो निशांत आजाद का दोस्त है और वही धमकी दे रहा था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इससे पहले एक डॉक्टर वाला मामला सामने आया था जिसमें सर तन से जुदा कर देने की धमकी देने का आरोप लगाया था और अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ये वाला मामला भी फेक साबित हुआ है दोस्तों। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर 2000 का चंदा बताओ, 200 करोड़ का बॉन्ड छुपाओ ताकि फिर कोई काशीराम गरीबों की पार्टी ना बना सके। रवीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि इन सुझावों को गौर से देखा समझा कीजिए। जिस तरीके से विपक्ष के आर्थिक स्रोत को खत्म किया जा रहा है, जिन राजनीतिक पार्टियों का हवाला दिया गया है उनमें से कोई बड़ी या गंभीर पार्टी नहीं है, मगर इन दलों के बहाने जो सुझाव दिया जा रहा है उसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। अगर 20,000 नगद चंदा के जरिए भ्रष्टाचार का खेल हो रहा था तो क्या यह खेल बीजेपी, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी में नहीं हो रहा होगा? लेकिन जो खबर छपी है उसमें बड़ी पार्टियों का हवाला नहीं दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? बड़े दलों में नगद चंदे का खेल नहीं हो रहा क्या? ये सवाल उन्होंने पूछा है दोस्तों। लेकिन छोटे दल और अनाम दलों के नाम पर असली खेल इन बड़े दलों में से बाकी को खत्म किया जा रहा है ताकि एक ही दल का सर्व संसाधन गुण संपन्न बचा रहे। यानी जिस तरीके से चंदे का इस्तेमाल भारी भरकम तौर पर चुनाव को प्रभाव करने के लिए किया जाता है दोस्तों, इसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और एक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर रवीश कुमार की तरफ से ये टिप्पणियां की जा रही है। ऐसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पहले 20,000 रुपए तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी व्यक्ति कैश दे सकता था, लेकिन 20,000 से ज्यादा अगर देना है तो उसके लिए उसे चेक से पेमेंट करना पड़ता था, व्हाइट में पैसा देना पड़ता था दोस्तों। लेकिन उसके बाद 2017-18 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक फैसला लिया और इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की एक नई स्कीम लेकर आए, जिसके तहत कैश में पैसा देने के लिमिट को कम किया गया, यानी 2-3 हजार के आसपास किया गया। लेकिन उसके बाद ये फैसला लिया गया कि चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने भी 1000 करोड़, कितने भी करोड़ का चाहे तो चंदा दे सकते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड की कोई जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी दोस्तों। लेकिन दिल्ली के अंदर SBI की एक ब्रांच है जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सकता है और उस इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले को सारी जानकारी बैंक को देनी पड़ेगी। हालांकि बैंक किसी को जानकारी नहीं देगा, इस तरीके की बातें जरूर कही जाती है। लेकिन लोग सवाल ये खड़ा करते हैं कि जो बैंक SBI बैंक है वो सरकार के अंदर में है, तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के डेटा नहीं निकलवा सकती जो लोग विपक्ष को इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत पैसा दे रहे हैं? अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और कहीं ना कहीं इसी मामले पर रवीश कुमार ये टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि 2000
1000 से अधिक चंदा देंगे तो नाम बताना होगा। ऐसा करना पारदर्शिता के लिए जरूरी है, मगर यही चुनाव आयोग क्या पत्र लिखता है कि करोड़ रुपए का जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है उसका नाम क्यों नहीं बताना चाहिए। यानी दोस्तों 2000 से ज्यादा का कैश देने पर अब उस व्यक्ति का नाम बताना पड़ता है, उस कंपनी का नाम बताना पड़ता है। लेकिन अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड चाहे तो हजारों करोड़ के ले लीजिए, कोई नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने आप में पारदर्शिता को बढ़ाई गई है या फिर पारदर्शिता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, आप लोग समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी इसी महीने के अंत में गुजरात का दौरा करने वाली है। आनंद में महिला सम्मेलन और बड़ौदा के अंदर रोड शो को संबोधित करेंगी। गरबा कार्यक्रम में भी उनका जाने का पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल के दौरान दोस्तों 95% छापेमारी विपक्षी नेताओं पर की गई है, जबकि 5% एनडीए नेताओं के ऊपर छापेमारी सीबीआई, ईडी और आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। ताजा आंकड़े ये बताते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए गठबंधन की सरकार हुआ करती थी दोस्तों, तो यूपीए गठबंधन में तकरीबन 72 नए मामले दर्ज किए गए थे सीबीआई के द्वारा, जिसमें 43 मामले ओपोजिशन लीडर के खिलाफ और 29 मामले कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद बनी सरकार एनडीए गठबंधन सरकार में सीबीआई के पास 124 नए मामले सामने आए जो पॉलिटिकल लीडर से जुड़े हुए हैं, जिसमें 118 ओपोजिशन लीडर के नाम है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी के मात्र 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और बाकी सारी कार्रवाई 95% कार्रवाई सीबीआई के द्वारा विपक्ष के नेताओं पर की जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पर जो पहले आरोप लगाया जाता था कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के शासन में केवल 60% के आसपास विपक्षी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज होते थे, लेकिन अब 95% केसें सीबीआई से जुड़ी हुई ओपोजिशन लीडर के खिलाफ की जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन स्थानों को पंगु बना रहा है, कौन है देश के अंदर सीबीआई की क्रेडिबिलिटी गिराने वाला। आप लोग लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अजमेर से सचिन पायलट समर्थकों का बड़ा पलड़ा भारी रहा है। 11 पायलट समर्थकों और 5 गहलोत समर्थकों को जगह मिली है। साथ साथ वरुण गांधी ने दोस्तों देश के अंदर 2 तरीके की तस्वीर साझा की है। एक, उन्होंने उत्तर प्रदेश के कबड्डी खिलाड़ियों के किए गए अपमान को लेकर तस्वीर साझा की है, जिसमें खिलाड़ियों को खाना दिया गया था, लेकिन बड़ी बात यह रही कि एक टॉयलेट के अंदर खाने की चीजें लगाई गई थी, यानी खाने का प्रबंध किया गया था, जिसे लेकर लोग काफी आलोचना कर रहे हैं। वहीं पर गवर्नर साहब का भी वीडियो वरुण गांधी ने लगाया है, जिसमें वरुण गांधी बता रहे हैं कि कैसे गवर्नर की ये मानसिकता है कि वो खिलाड़ी को धक्का मारकर अपनी तस्वीर खिंचवा रहा है और इसी के कारण भारत के अंदर खेल डेवलप नहीं हो पाता। नेता अपने ही सत्ता में मगरूर रहते हैं दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि वरुण गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर माला चढ़ाते दिखाई दिए योगी सरकार के माननीय मंत्री राकेश सचान, और इस पर श्रीनिवासन बीबी जो कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर माला चढ़ाते ये योगी सरकार के माननीय मंत्री राकेश सचान है। अकल का सर्वनाश होना ही भाजपा की सबसे बड़ी पहचान है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में कबड्डी खिलाड़ियों को शौचालय में रखकर खाना परोसने के मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है दोस्तों। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 400% दाम में वृद्धि के मामले पर सवाल खड़े किए गए हैं, जिसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन और जोर शोर से शुरू कर दिया है दोस्तों। कई छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो कई कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए आत्मदाह करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने को आग लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट यह है कि ममता बनर्जी आजकल भारतीय जनता पार्टी पर उस तरीके से हमला नहीं कर रही, और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर काफी ज्यादा उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी जो अपने आप को बताती है कि वो बीजेपी के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रही है, क्या यही लड़ाई उनकी तरफ से लड़ी जा रही है दोस्तों। क्योंकि ममता बनर्जी ने बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सीबीआई, ईडी और आईटी डिपार्टमेंट का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी के कुछ नेता हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ममता बनर्जी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ममता बनर्जी लुक्का छिपी का खेल खेलना बंद करिए और खुलकर बीजेपी का सपोर्ट करिए। और आपको पता है कि 2024 में आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जनता को मूर्ख बना रही है, क्योंकि गाहे बगाहे आपके जुबान पर बीजेपी के लिए सपोर्ट की बातें आई जाती है, समर्थन की बातें आई जाती है। प्रधानमंत्री सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल नहीं करते, ये बयान देकर आपने खुले तौर पर बता दिया है कि भाजपा की आप समर्थन करने वाली नेताओं में से एक है। और एक और बड़ी खबर यह है कि गुजरात के अंदर मोदी मोदी के नारों के बीच में अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया गया। जैसे ही अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे दोस्तों, वहां पर मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगा दिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल खुश होकर वहां से निकल गए, लेकिन खबर के 2 मायने हो सकते हैं। या तो अरविंद केजरीवाल ये खुद से करवा रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर, या फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को बीजेपी भेजकर राज्य में ये बताने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की लड़ाई है, ताकि ट्राई कॉर्नर मुकाबला बन जाए कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में। और उसके बाद आप जानते हैं कि किसको एडवांटेज मिलेगा। एक और बड़ी खबर यह है कि हिजाब विवाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई है दोस्तों। हिंदू महिलाओं को लेकर भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटका के हिजाब बैन मामले को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली है। दरअसल कर्नाटका हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने हिंदू परंपराओं और मुस्लिम परंपराओं को लेकर एक डिटेल में जानकारी दी है। उन्होंने कई सारे उदाहरण पेश किए हैं
दोस्तों उन्होंने संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के तहत सभी धर्मों के अभिन्न और अनिवार्य हिस्से को ही संरक्षण मिलेगा, इस तरीके की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि हिजाब धार्मिक अभ्यास में शामिल हो सकता है, लेकिन ये धर्म का अभिन्न और अनिवार्य अंग नहीं हो सकता, इसलिए यह संविधान द्वारा सुरक्षित नहीं है। लेकिन दवे का कहना है कि सरकार की ओर से दी जा रही दलील सही नहीं है। दवे ने पहले सबरीमाला मंदिर का तर्क देते हुए जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वह काला कपड़ा ही पहनते हैं। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि यह मामला अभी 9 जजों के संविधान पीठ के पास लंबित है, हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। जज ने कहा कि यूनिफॉर्म एक बेहतर व्यवस्था है, उससे अमीर हो या गरीब हर तरह के छात्र एक तरह के दिखाई देते हैं। लेकिन दवे ने कहा कि अगर लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं तो इससे किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन होता है क्या, ये सवाल उन्होंने पूछा। उनके मुताबिक हिजाब उनकी गरिमा का प्रतीक है। उनका कहना है कि जैसे हिंदू महिलाएं साड़ी से अपना सिर ढकती हैं, उसी तरीके से हिजाब में मुस्लिम महिलाएं गरिमा पूर्ण नजर आती हैं। दवे ने कहा कि 75 साल बाद ही इस पर प्रतिबंध लगाने पर क्यों विचार किया जा रहा है। दवे ने बुली बाई सील्स डील का भी हवाला देते हुए कई सारी बातें कही हैं। दोस्तों कुल मिलाकर जज और दोनों पक्षों के बीच में विवाद लगातार जारी है, वाद विवाद देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पंजाब के सीएम फ्लाइट विवाद मामले पर नया केस सामने आए। दोस्तों मुख्यमंत्री भगवंत मान की लुफ्तांसा फ्लाइट का मामला सुर्खियों में है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री को घेरते हुए आम आदमी पार्टी से पूरे मामले पर सफाई मांगी, तो शाम ढलते ढलते आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को विमान से उतारने की खबरों को झूठा बताते हुए उल्टा विपक्ष से माफी की बात की है। वहीं पर अब्दुल्ला आजम के खिलाफ निर्वाचन रद्द करने मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आगे आने वाले दिनों के अंदर फिर से इस मामले पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों इसी के साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के अटकलों के बारे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जो बातें कही है वो राज्य के साथ साथ आने वाले सटे हुए प्रदेशों की राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव कर सकती है। राज्य इकाई ने मुख्यमंत्री को यूपी की उन सीटों से चुनाव लड़ने की सलाह दी थी जहां पर उन्हें काफी अच्छे वोट मिलने की उम्मीद है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इसकी मंजूरी नहीं दी गई है। यूपी जेडीयू के अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने मिर्जापुर, फूलपुर या अम्बेडकर नगर सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के अंदर कुर्मी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा और सैनी समुदाय के लोग काफी बड़ी संख्या में है जो ओबीसी समुदाय के हैं, और मुख्यमंत्री क्योंकि कुर्मी समुदाय से आते हैं तो उनको अच्छा खासा वोट मिलेगा और राज्य के अंदर वो बहुत अच्छे खासे वोट को प्रभावित कर पाएंगे 2024 के चुनाव के मद्देनजर। और अखिलेश यादव से भी इस मामले पर बातचीत जारी है। वहीं पर नीतीश कुमार ने कहा कि उनका कहीं से चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि विपक्ष की एक एकता बने जिसके कारण जनता को एक अच्छा बेहतर विकल्प मिले, और इसी विकल्प को बनाने के लिए वो लगातार दौरे कर रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं से बातचीत की जा रही है। चुनाव लड़ने को लेकर अभी कोई फैसला लिया गया है, ना ही उनकी कोई ऐसी इच्छा है। इसी के साथ में प्रयागराज के सिविल लाइन हनुमान मंदिर में एक युवक को नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल की गई थी। पांचजन्य नाम से ये पत्रिका है जिसने दावा किया था कि हिंदू हनुमान मंदिर में नमाज पढ़ते हुए एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। घटना प्रयागराज के सिविल लाइन हनुमान मंदिर का है, इस तरीके का दावा किया गया, जिस पर फैक्ट चेक करने के बाद जो जानकारी सामने आई है वो ये कि ये व्यक्ति नमाज नहीं अदा कर रहा है बल्कि योग कर रहा है, और योग के दौरान एक प्रजासन की मुद्रा में बैठा हुआ है दोस्तों, दोनों पांव पीछे करके, और इसी पर अफवाह फैलाई जा रही है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वायरल वीडियो में दिख रहा लड़का मंदिर में नमाज नहीं अदा कर रहा है, लेकिन वीडियो की सच्चाई जाने बिना, किसी तरीके की छानबीन किए बिना आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य और उसके पत्रकारों ने वीडियो शेयर करते हुए भ्रामक दावे किए हैं। तो इस तरीके के दावे से बचने की जरूरत है, लेकिन अमूमन इस तरीके के दावे सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। दोस्तों एक और बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने बोला कि एक नौजवान ने केवल सरकार के विरोध में काले झंडे दिखाए जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके ऊपर पुलिस ने फर्जी बम दिखाकर जेल में उसे भेज दिया है। वहीं पर गांधी को कहे अपशब्द मामले में यति नरसिंहानंद के खिलाफ पहले से ही कार्रवाई चल रही है दोस्तों। और दूसरी ओर यति नरसिंहानंद मंगलवार यानी बीते दिन दिल्ली स्थित राजघाट जाकर उपवास करना चाहता था। हालांकि कौशाम्बी पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि कौशाम्बी थाना क्षेत्र में गांधी समाधि पर जाते हुए यति नरसिंहानंद को बॉर्डर पर ही रोक लिया गया है, जहां पर पुलिस ने नरसिंहानंद को कौशाम्बी थाने ले जाकर थोड़ी देर हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया गया है दोस्तों। और एक और बड़ी खबर यह है कि बंगाल के अंदर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी समेत 8 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने स्पेशल कोर्ट में दर्ज कराई है प्रोसिक्यूशन की कंप्लेंट। इस मामले पर आगे भी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी दोस्तों। वहीं पर चीतों को चीतल हिरन परोसे जाने के रिपोर्ट पर भड़क गए बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि राजस्थान में विलुप्त होने की कगार पर आ चुके हिरणों की प्रजातियों को ध्यान में रखकर सरकार तत्काल कदम उठाए। दरअसल दोस्तों जिस चीते को नाम्बिया से लेकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था उसे चीतल हिरन परोसे जाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है और बीजेपी के लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, खासकर भाजपा के बिश्नोई समुदाय से आने वाले नेता। वहीं पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने नई यात्रा का ऐलान किया है। संविधान बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश में 75 किलोमीटर की यात्रा करेगी कांग्रेस पार्टी। प्रदेश के अंदर इस यात्रा को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। वहीं पर
राहुल गांधी को मिलेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा का साथ जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाली है। इसको लेकर भी दोस्तों सारी अपडेट आगे आती रहेगी, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।